हे नमस्ते बच्चों, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है विद नया चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। और पहला टॉपिक कौन सा रहेगा? कॉमर्शियल बैंक। और इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक कौन सा रहेगा? सेंट्रल बैंक। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप सीधा शुरू हो जाते हो। भाई टाइम ऐसा आया, सीधा शुरू होना पड़ता। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं, इससे पहले 5 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। कोई क्वेरी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल मैसेज वट एवर यू वांट। हम आपके साथ खड़े हुए हैं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। इसीलिए बिना फालतू बकवास करे, बिना कोई फालतू ड्रामा करे, हम सीधा सीधा अपने कॉमर्शियल बैंक को जानते हैं कि व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, और ये आपको क्या सिखा सकता है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ एक नंबर का क्वेश्चन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। ये हैंडमेड नोट्स चाहिए तो भी आप हमें कॉल को मैसेज कुछ भी कर सकते हो। तो इसी बात पे शुरू करो कि कॉमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात, इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। देख रहे हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है कॉमर्शियल बैंक जहां पे आप क्या करते हो, आपके पैसे को, यानी कि विच परफॉर्म, क्या परफॉर्म करता है वो, द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। वो लोग हमारे पैसे को डिपॉजिट के तौर पे जमा करते हैं अपने पास। ठीक है, ग्रांटिंग लोन्स, ज़रूरत पड़ने पे वो हमें लोन देते हैं, चाहे वो एजुकेशनल लोन हो या फिर वो होम लोन हो, वट जैसा भी आपका लोन हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और वो हमारे उसी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिससे वो लोग अपना प्रॉफिट कमा सकें। इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। वापस से रिकॉल करूं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपके पैसे को डिपॉजिट के तौर पे जमा करता है, ज़रूरत पड़ने पर आपको लोन देता है, और पैसे को जहां ज़रूरी होता है वहां पैसे को मार्केट में एज अ इन्वेस्ट भी करता है, खुद भी करता है, आपसे भी करवा सकता है अगर आप उनकी सलाह लेते हैं तो। ठीक है, अब एक छोटी सी बात करते हैं। एज पर 2021 हमारे देश में अप्रॉक्स 48, वापस से कह रहा हूँ, अप्रॉक्स 48 कॉमर्शियल बैंक्स थे, जिसमें से 27 थे पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि हमारे जनरली सरकार चला रही होती है। 19 ऐसे थे जो कि नेशनलाइज्ड के अंदर आ गए थे, क्योंकि इससे पहले 1970s में नेशनलाइजेशन हुआ था, वो हैं। और 2 बैंक ऐसे हैं जो कि अदर पब्लिक सेक्टर्स बैंक। तो कुल मिला के कितने हैं ये? 48 हैं, अप्रॉक्स हैं। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं प्राइवेटाइजेशन एक्सेट्रा की वजह से, और नए नए बैंक्स जो हैं जनरली खुलते भी रहते हैं, ये वाली बात होती है। ठीक है, तो 48 कॉमर्शियल बैंक्स हमारी इकोनॉमी के अंदर हैं एज पर 2021। अब उसके बाद जो हमें एक एक नंबर की बातों को ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि बोरिंग रेट क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन। लेंडिंग रेट क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन। स्प्रेड क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में बहुत प्यार से मिल सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, सॉरी, बोरिंग रेट होता क्या है? जो हम अपना पैसा बैंकों को देते हैं, जो वो पैसा हमारा डिपॉजिट्स के तौर पे अपने पास जमा करते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट बैंक हमें देता है उसको कहते हैं बोरोइंग्स रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। आप अपने बैंक में पैसा जमा करते हो, सपोज करो 6% दे रहा है बैंक हमें उस पर, तो वो 6% क्या है आपका? बोरोइंग रेट। दूसरा, लैंडिंग रेट, द रेट एट विच द बैंक लैंड आउट। लैंड आउट का मतलब होता है वो जो लोन वगैरह देते हैं। ठीक है, दे आर रिजर्व टू इन्वेस्टर्स। इफ यू आर द इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह ट्रीट हो रहे हो, ठीक है, तो बैंक आपको क्या देगा? लोन देगा। ठीक है, और सपोज करो कि बैंक आपसे कितना ब्याज मांग रहा है? 12%। मतलब जो एक महीने का है वो 1%, तो ये 1 साल का परसेंट कितना हो जाता है? 12%। ठीक है, तो उन्होंने हमें जो डिपॉजिट, हमारे डिपॉजिट्स पे जो हमें इंटरेस्ट दिया वो बोरिंग रेट, उन्होंने लोन पे जो इंटरेस्ट लिया वो क्या? लैंडिंग रेट। और इनके जो बीच का डिफरेंस है, देखो हमें तो 6% दे रहा है, लेकिन लोन पे कितना ले रहा है हमसे? 12%। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? स्प्रेड। द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग एंड द बोरिंग रेट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक्स, इज कॉल्ड स्प्रेड। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पढ़ लो चुपचाप। नेक्स्ट 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 क्या है? बड़ी खांसी आ रही है आज। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, कौन नहीं चाहता कि बैंकों का काम क्या होता है? तो सबसे पहले उसके बेसिकली 2 फंक्शंस में इसको डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले उसके क्या हैं? कुछ छोटे मोटे प्राइमरी फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो हमारे पैसे को डिपॉजिट्स की तरह जमा करता है। अब वो हमारे पैसे को डिपॉजिट्स की तरह किस तरीके से जमा करता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो वो लोग हमें करंट अकाउंट डिपॉजिट नाम की सुविधा देते हैं कि आप अपना हमारे बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। These deposits refers to those deposits which are repayable by the bank on demand.
और इसका ये फ़ायदा होता है कि जनरली मैं बता दूँ, करंट अकाउंट अक्सर बिजनेसमैन लोगों के खुले रहते हैं, ठीक है। जैसे ही उनको नीड है बैंक उनको फटाक से पैसे देता है, फटाक से पैसे देता है और बहुत सारे अलग फ़ायदे भी देता है। करंट अकाउंट मैनेज करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, इसीलिए ज़्यादातर जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके पास करंट अकाउंट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कि आप जब चाहो तब मांग सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या पढ़ाएगा, बहुत ज़रूरी बात, बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, बैंक इस करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते। चेकेबल फैसिलिटी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, आप जितनी बार पेमेंट करना चाहो चेक से बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो, ये फ़ायदा होता है करंट अकाउंट का। और जनरली मेंटेन बाय बिजनेसमैन, चेक करो, ठीक है। इन्हें जनरली कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन मेंटेन करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जो जिनके पास करंट अकाउंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड या फिर टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। ये वाली आपने सुना होगा, मैं इन शॉर्ट बोल दूँ तो एफडी भाई, एफडी जो कहते हैं ना, एफडी खुलवा रखी है, एफडी तोड़ दी, ये सब वही है, ठीक है। तो रेफर्स टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक्स फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एफडी उस डिपॉजिट्स को कहते हैं, ये उन तरह के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पे हम बैंकों से पैसा देते रहते हैं। कब तक देते हैं, जब तक उसका वक्त पूरा ना हो जाए, ठीक है। जनरली आप 7 डेज़ के एफडी से लेके अप्रॉक्स 10 साल तक का जो एफडी अपना खुलवा सकते हो। यहाँ पे आपको चेक की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, ऊपर वाले में इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, चेक करो, ये वाला डिफरेंस भी है। और ध्यान रखना कि आप ड्यूरिंग द ईयर भी यहाँ पैसा नहीं निकाल सकते जब तक टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर पैसा निकाल लेते हैं तो जो फ़ायदे आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये हम जैसे लोगों के लिए, मेरा तो वो भी नहीं है, नहीं अब तो है, ठीक है। तीसरा क्या है, सेविंग डिपॉजिट्स। These deposits combine features of both current account या फिर current deposits and fixed deposits। भाई सेविंग अकाउंट मिक्सचर है किस किस का, करंट का और किसका, फिक्स्ड का। ऐसा क्यों, डिपोजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस। उन्होंने कहा आप चेक इशू करना चाहते हो करो, लेकिन थोड़ी सी बाउंडेशन तो भाई हम रखेंगे। करंट अकाउंट तो आप हो नहीं हमारे, ठीक है, करंट अकाउंट तो आप हो नहीं हमारे जो हम आपसे कुछ ना बोलें, चेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट अकाउंट का फीचर कोई दिक्कत नहीं है। कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ लेस देन द रेट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ पे डिपॉजिट्स भी देंगे, हम आपको डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन उतना मत सोच लेना जितना एफडी का होता है, मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, ठीक है। तो सेविंग डिपॉजिट्स इज द मिक्सचर ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट एक्सेट्रा। ये इसका पहला फंक्शन हुआ, मतलब प्राइमरी फंक्शन का पहला हुआ जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स था। एडवांसिंग ऑफ लोन, ये हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला कैश क्रेडिट, ये क्या है, रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर्स अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। जब कोई आपको आपकी करंट एसेट्स पे लोन दे देता है तो उसको आप बोलते हैं कैश क्रेडिट, लाइक शेयर्स पे ले लेना, स्टॉक पे ले लेना, बॉन्ड्स पे ले लेना। द बोरोवर पे इंटरेस्ट द ओनली अमाउंट ही एक्चुअली विड्रॉ, नॉट द सेंशन द टोटल अमाउंट। बहुत प्यारी बात है, बहुत ज़्यादा प्यारी बात है कि जिन करंट एसेट्स पे आप लोन ले लेते हो वो कैश क्रेडिट, और आप सपोज करो आपको बैंक ने 10 लाख का लोन दिया, लेकिन आपने 10 लाख में से मात्र 6 लाख रुपए ही इस्तेमाल करे, ठीक है, बाकी 4 लाख तो कुछ हुआ भी नहीं। तो आपको जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे ही करना है वो कितने पे करना है, 6 लाख पे, ठीक है। ये खासियत है कैश क्रेडिट की। डिमांड लोन्स की बात करते हो, डिमांड लोन्स क्या कहता है कि रेफर्स टू दोज लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम, द बोरोवर पे इंटरेस्ट ऑन एंटायर सैंक्शन अमाउंट। यहाँ पे क्या होता है कि भैया ये डिमांड लोन ऐसे है कि जब बैंक आपसे मांग लेगा तब आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ब्याज आपको उसी पैसे पे देना पड़ेगा जितना पैसा उन्होंने बैंक ने आपको सैंक्शन किया है। मतलब कि बैंक ने जितना आपको, हमने कहा हम आपको 10 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं, तो ऊपर क्या आता है कि सिर्फ 6 लाख पे जितना इस्तेमाल करोगे उतने पे इंटरेस्ट दो, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जितना हमने आपको दे दिया उतने पे इंटरेस्ट से चाहिए, आप इस्तेमाल करो मत करो, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, ठीक है, हमारी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। दिस इज डिमांड लोन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भैया शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। वो आपसे थोड़ा बहुत कुछ गिरवी रखवा लेंगे और आपको लोन दे देंगे, सिंपल सी बात है। वो कैसे लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होते, ठीक है।
तो ये बात हुई प्राइमरी फंक्शन पे, जहाँ पे आपको डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं करंट सेविंग और एफडी के नाम से और आपको लोन देते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बात क्या होती है मैं बता देता हूँ सीधा सीधा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर मान के चलो आपके बैंक में 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को 5 लाख से चेक की पेमेंट कर दी, तो बैंक आपके चेक को डिसऑनर यानी कि बाउंस नहीं होने देगा, वो 1 लाख रुपए अपनी जेब से दे देगा ताकि सामने वाले व्यक्ति की जो पेमेंट है वो फेल ना हो। तो रेफर्स टू ए फैसिलिटी, ये एक तरह की सुविधा है इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट। ध्यान रखना ये मिलती करंट अकाउंट होल्डर को ही अपॉन ऑन एग्रीड लिमिट। तो हमारा कॉमर्शियल बैंक करंट अकाउंट होल्डर को उनकी हैसियत के हिसाब से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है कि अगर भैया 10-20-50 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी तो बैंक आपके लिए सदैव तैयार खड़ा है। दिस इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि सेकंडरी फंक्शन का एक पार्ट है। आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये अकाउंट्स वाले 11th क्लास वालों में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि अगर आप किसी को उधार बेचते हो और वो बनवा देते हो उससे बिल, तो ऐसे बिल को भी ये डिस्काउंट करा सकते हैं और आपको वक्त पे पैसा दे सकते हैं। गॉट इट? तीसरा एजेंसी फंक्शन। तो एजेंसी फंक्शन में है कि अगर आपको अपने फंड्स ट्रांसफर कराने तो आप करा सकते हो, अगर आपको कलेक्ट या पेमेंट करानी है अलग अलग आइटम्स की तो वो करा सकते हो। बैंक आपके लिए कलेक्ट भी करेगा, पे भी करेगा। ठीक है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना चाहते हो तो बैंक आपकी मदद करेगा। आप इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी लेना चाहते हो कि इनकम टैक्स कैसे पे करें, कहाँ हम अपने पैसे बचा सकते हैं, कहाँ हमारे एक्चुअल खर्चे होने, वो सब आपको सलाह मिल जाएगी। और बैंक एक ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है। इसलिए एक छोटी सी बात यहाँ पे और लिखी कि कॉमर्शियल बैंक्स प्रिजर्व द विल ऑफ देयर कस्टमर्स एज ट्रस्टेड एंड एग्जीक्यूटर देम आफ्टर देयर डेथ एज एग्जीक्यूटर्स। होता है ना कि जैसे कि आप नहीं यार, कोई है, कोई फलाना बंदा है और उसकी डेथ हो जाती है तो बैंक उसके एग्जीक्यूटर की तरह काम करता है। ठीक है भाई, उस व्यक्ति के पीछे कोई है ही नहीं तब तो एक अलग बात है, वो पैसा फिर सरकार का हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है आपके पीछे कोई है, तो ये बैंक व्यक्ति उसी व्यक्ति को पैसा देगा जो एक्चुअल में उसका हक रखता। ठीक है, और लेटर ऑफ रेफरेंस, आप कैसे हैं, आपके कैसे कस्टमर हैं, अच्छे बुरे हैं, सब बता देगा बैंक, आपको सब कुछ बता देगा। ठीक है, एक इसके अंदर और क्या हो सकता है, चौथा ओवरड्राफ्ट डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शन के बाद आपको जनरल यूटिलिटी फंक्शन लॉकर फैसिलिटी देता होगा। ठीक है, रूम 3। ठीक है, लॉकर की सुविधा आजकल आपको मिल जाती है। ट्रैवलिंग चेक, आपको पता जी जेब में कैश रखना तो खतरे से खाली है नहीं। एक काम करो, क्या करना है, आप हमारे इस कैश को चेक में कन्वर्ट कर दो, वो ट्रैवलिंग चेक की तरह ट्रीट होगा। यानी कि सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा आपको मोड़ कर अपनी जेब में रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करोगे, कुछ मत करो, जहाँ घूम रहे हो वहाँ जाकर उसे कैश में कन्वर्ट कर लो, मजे मजे, ना तो जेब में पैसों का बोझ। ठीक है, और सेफ की सेफ। स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, बैंकों से बेहतर कोई नहीं होता। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम पे कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, बैंकों के पास पूरा का पूरा डाटा गिवन होता है और वो बहुत हेल्प कराता है हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में। और लेटर ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ रेफरेंस और क्रेडिट लगभग एक जैसे मानता हूँ मैं तो, जेन्युइन बताऊँ। ठीक है, आपकी क्या क्रेडिट वर्थनेस है, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये कस्टमर बहुत तोड़ बंदा है, भाई इसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत तगड़ी है, तो बैंक आपके लिए ऐसा काम भी कर देता है बिना किसी दिक्कत के, एक्सेट्रा। समझ रहे हो, ये हो जाता है। उसके बाद भाई घोल के पीजो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, बल्कि मैं तो से कह रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। वेरी वेरी वेरी, जो बहुत बार रिपीट हो चुका है और 3-4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर धड़ाधड़ पूछा जा चुका है। 1 नंबर के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है कि मनी क्रिएशन क्या होता है या फिर क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन जैसे नामों से इसको जाना जाता है। अगर 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से पढ़ना है तो आप इसकी 2 अलग अलग लैंग्वेज ले सकते हो। जैसे कि पहली लैंग्वेज क्या है, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फॉर एक्सेस द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स। ये बताया जाएगा कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है। मैं आपको बता दूं, इस सिंपल सी लैंग्वेज का मैं आपको अगर मतलब बता दूं तो बैंकों के पास क्या होता है कि हम अपने बैंकों को पैसा देते हैं कि ये लो सर हमारा पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लो, वो हमें फैसिलिटी देते हैं और हम बड़े खुश रहते हैं कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। बैंक उस पैसे से जो पैसा कमा रहा होता है उसी तरीकों के कहते हैं मनी क्रिएट करना, मनी क्रिएशन करना। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो अब इसको और बारीकी से जानेंगे।
ठीक है, आप उसको वहाँ पे बहुत प्यार से समझ सकते हो। एक तरीका और है इसकी लैंग्वेज का, क्या तरीका है? द मनी या फिर डिपॉजिट या क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड द लीगल रिजर्व रेशियो। यानी कि जो पैसा आप अपने बैंकों के पास जमा करते हो, उस पैसे से ये लोग मार्केट में लोन भी चढ़ाते हैं, उन्हीं उसी पैसों को इनिशियल या फिर प्राइमरी डिपॉजिट्स कहा जाता है, और कुछ पैसा एज अ रिजर्व रखा जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो सर, जब ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो आप अपनी एक इस डेफिनेशन को उठा लो, इस वाली को, ठीक है, और उसके बाद इस एग्जाम्पल में प्रोसीड कर जाओ, और एग्जाम्पल को बाद में एक्सप्लेन कर दो, खत्म बात। बहुत बढ़िया 3 नंबर मिलने वाले हैं। सपोज करना है कुछ कि सपोज द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स इज 10,000। इसका क्या मतलब है कि एज ए कस्टमर आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये बैंक के पास जमा कर दिए, ठीक है, और नियम के अनुसार लीगल रिजर्व रेशियो है 20%। पहले मैं बता दूं ये है क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नियम बना रखा है, वो नियम ये है कि भैया अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति पैसा जमा कराने आता है तो उसका अप्रॉक्स 22.5% है, यहाँ तो एग्जाम्पल समझाने के लिए 20% लिया हुआ है, अप्रॉक्स 22.5% पैसा आप अपने पास रिजर्व में रखेंगे। उसके भी 2 टुकड़े हैं, अभी आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और बाकी पैसा जो बच जाता है वो चाहे आप अपने लोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम अब ये मान के चलेंगे कि हमारे 10,000 रुपये का 20% पैसा तो ये लोग रिजर्व में रखेंगे और बाकी 80% पैसा ये लोग मार्केट में लोन पे चढ़ा देंगे। सुनते रहे ना, द बैंक्स विल कीप 2,000 एज अ रिजर्व। देख लो 10,000 का 20% होता है 2,000 रिजर्व के तौर पे, एंड लैंडिंग द रिमेनिंग, बचे हुए 8,000 रुपये उसने क्या कर दिए, लोन पे चढ़ा दिए, ठीक है। ओके, दोज हु बोरो विल स्पेंड द मनी। भाई जो लोग पैसा लोन पे ले रहे हैं वो लोग उस पैसा को क्या करेंगे, खर्च करेंगे, और हम ये मान के चलेंगे कि वो पैसा खर्च होकर फिर वापस से बैंकों में आ जाएगा। इट इज़ एज्यूम्ड दैट 8,000 रुपये कम बैक टू द बैंक्स। द रेज टोटल डिपॉजिट्स 18। देखो पहले लोगों ने कितने रुपए जमा करे बैंक में, 10,000, फिर बाद में जो देखो किसी एक व्यक्ति का खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम होता है, ठीक है, तो जिस बंदे ने बोरो करा है वो उस पैसे को खर्च भी करेगा, और जब ये इस बोरो करे हुए पैसे को खर्च करेगा तो ये किसी और की इनकम बनेगा। मैं अभी इसको आगे टेबल में बताने वाला हूँ, बेफिक्र रहना, एज इट इज़ लिख दो भाई, 3-4 नंबर बहुत आराम से मिलता है, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, हम भी नंबर देते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने ही पैसा बोरो करा, मैंने उसको खर्च कर दिया, तो ये व्यक्ति किसी और की इनकम बन जाएगा, वो उस इनकम को कहाँ रखेगा, बैंक। बल्कि मैं बता दूं, जब इसको पढ़ाया जाता है तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बैंक जितने भी खर्चे इकोनॉमी में होंगे, हम ये मान के चलते हैं वो बैंकों के थ्रू होंगे। जितनी भी इनकम्स खर्चे जो भी कुछ है ना, मतलब कैशलेस तो कुछ, मतलब सब कुछ ना कैशलेस हो गया, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स का लेन देन ना भाई बैंकों के थ्रू होता है, ठीक है। इसीलिए तो अब 8,000 रुपये उनके पास वापस आ गए, फिर उन्होंने इस 18,000 को छोड़ दो, 10 का तो हो गया, इस 8,000 का 20% फिर रिजर्व के पास तौर पे रख लिया, फिर बाकी लोन पे चढ़ा दिया, फिर ये 64,000 रुपये फिर घूम के बैंक के पास आ जाएंगे, और फिर उसका 20% रिजर्व में रख लेंगे और बाकी पैसा लोन पे चढ़ा देंगे। तो ये चीज़ ना ऐसे चलती रहती है, ये ना deposits go in the increasing at the 80% of the last deposit. The number of times of total deposit will become is determined by the deposits or money multiplier. तो इसको मैं दोबारा से डिस्कस कराने के लिए आपको ना इसी चीज़ को ना लिखा हुआ दिखाता हूँ। देखो ये जो अभी मैंने यहाँ दिखाया ये चीज़, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ ना दोबारा से दिखाता हूँ, समझना मेरी बात को, बहुत प्यारी बात है। देखो 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 रेफर्स टू द फॉलोइंग टेबल। आप इस टेबल की शक्ल देखो, आपने इनिशियली डिपॉजिट कितना करा, 10,000 रुपये। आपको पता है कि 10,000 का 20% आपको एज अ रिजर्व अपने पास रखना है, बाकी पैसा आप कहाँ चढ़ा सकते हो, लोन पे। तो 10,000 का 20% यानी कि 2,000 आपने रिजर्व के तौर पे अपने पास रखा, और 8,000 रुपये सही है लोन के मार्केट में दे दिए। अभी 8,000 रुपये मार्केट में जाएंगे, ये खर्च होकर वापस से कहाँ आ गए, राउंड 1 में बैंक के पास आ गए। बैंक ने उसका फिर 80% लोन चढ़ा दिया और 20% अपने पास रख लिया, ठीक है। ये पैसे फिर मार्केट में खर्च होंगे और बैंक के पास वापस आ जाएंगे। बैंक ने फिर उसका 80% लोन पे चढ़ा दिया और 20% क्या कर दिया, रिजर्व पे रख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ चलेगी कब तक, जब तक आपकी डिपॉजिट ऐसे चलते 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 टोटल कितनी ना हो जाए, 50,000 ना हो जाए। और यही चीज़ लोन कब तक चलते चलते आपका कितना ना हो जाए, मार्केट में 40,000 का लोन ना हो जाए, और रिजर्व आपके पास कितना ना हो जाए, 10,000। मतलब आपने 10,000 रुपये जमा करे और बैंक के पास 10,000 रुपये का तो रिजर्व पड़ा हुआ, मेरे भाई क्या टेंशन है, जब चाहो जब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है।
और उन्होंने हमारे ही पैसे से कितने कर लिए बैंक में करते करते 50,000। देख रहे हो 10 के कितने हो गए 50, जिसमें 40,000 उनका मार्केट में लोन पे है और 10,000 रुपये उनके पास एज आ रिजर्व पड़ा हुआ है। यानी कि हमारा पैसा हम ही को दे के हमसे करवा के खर्चा खुद उठा रहे हैं फायदा। अब कैसे पता चले कि सर 10 का 50 ही क्यों होगा, हमें तो बता दो ये 5 गुना कैसे हो गया। तो भाई इसी बात पे वो हमें क्या पढ़ाता है, चेक करो चेक करो। वो हमें क्या पढ़ाता है, इसने कहा है 6400 के बाद, दिस फर्दर रेज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक्स। ये चीज़ लगातार चलती रहेगी। इन द वे डिपॉजिट्स गो ऑन इंक्रीजिंग 80% ऑफ द लास्ट डिपॉजिट्स। देख रहे हो जो भी आपका लास्ट डिपॉजिट है, 50,000 रुपये लास्ट डिपॉजिट हुआ था, उसका 80% आपका लोन रहेगा मार्केट में। 50,000 का 80% होता है 40,000 और बाकी 20% आपका रहेगा एज अ रिजर्व आपके पास। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विल बिकम इज डिटरमाइंड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मुझे कैसे पता चला कि 10 का 50 ही होगा, तो उसके लिए कंसेप्ट सिखाया जाता है मनी मल्टीप्लायर। जो कहा गया है ये जो चीज़ है ना, ये मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। और मनी मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं, अगर आप अपने मतलब जो लीगल जो आपका रिजर्व का हिस्सा है 20%, उसको 1 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1/LRR। LRR का मतलब है लीगल, सही है, रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो। अगर आप अपने 1 को लीगल रिजर्व रेशियो से डिवाइड कर देते तो आपको जो नंबर मिलेगा, भाई 20% था नहीं, 20% को 0.2 भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं ऐसे पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दूँ तो इसका से हैप्पी बर्थडे करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता मनी मल्टीप्लायर। यानी कि देखो हम जितना पैसा बैंक में जमा करते हैं और उसका रिजर्व बताता है कि आप कितना गुना कमाओगे, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट क्या हो जाएगी कि आपके इनिशियल डिपॉजिट की मल्टीप्लाई आप अपने मनी मल्टीप्लायर से कर दो, इनिशियल डिपॉजिट की मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर से करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस 10,000 का कितना कर सकते हो। तो कितना कर दिया आपने यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आधी एक्स्ट्रा पॉइंट और है। देखो मैं वापस से कह रहा हूँ, ये चाहिए तो इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से लिख सकते हो, बहुत आराम से। ये 1 नंबर की डेफिनेशन है, ये नहीं करना तो 1 नंबर को ये याद रख लो, ठीक है। बाकी 3-4 नंबर के लिए ये प्रोसीड विद एग्जांपल, ये वाली बात, ठीक है। और उसी एग्जांपल को ऐसे टेबल में उतार दो, भाई साहब मस्त 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको 1 नंबर में पढ़ाए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, LRR को ध्यान में रखते हुए, जो आपका LRR होता है लीगल रिजर्व रेशियो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है। वो बात ये रहेगी कि जब आपका लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, आपका लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जितना ज़्यादा पैसा आप रिजर्व में करोगे उतना ही मनी मल्टीप्लायर आपका कम होगा। खुद सोचो, रिजर्व में पैसा ज़्यादा रखोगे तो लोन कम दोगे, और लोन कम दोगे तो पैसा कमाओगे कम। लेकिन अगर आपका लीगल रिजर्व रेशियो कम है, सही है, तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लीगल रिजर्व रेशियो इन्फ्लेशन के केस में बढ़ाया जाता है ताकि मनी मल्टीप्लायर घट सके, ठीक है। और वही लीगल रिजर्व रेशियो डिफ्लेशन के केस में घटाया जाता है ताकि मनी मल्टीप्लायर बढ़ सके। ध्यान रखना, ये वाली बात पे भी क्वेश्चन आमतौर पर पूछे गए हैं। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, चेक करो इनकी डेफिनेशंस। तो लीगल रिजर्व रेशियो क्या है, इट इज़ द लीगल कंपलसरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व। इसका ये मतलब है कि ये वो मिनिमम अमाउंट होता है जो हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक मिनिमम परसेंटेज अपने पास एज अ रिजर्व रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी हवा खराब कर सकता है। दूसरा, प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होती है, जो हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं वो प्राइमरी डिपॉजिट्स होता है। आर द कैश डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स इंडिकेट द सेविंग ऑफ द डिपॉजिटर। हमने पैसे सेव करे और हमने अपने सेविंग्स को कहाँ जमा कर दिया, बैंकों में। कहाँ जमा कर दिया, बैंकों में। गॉट इट। उसके बाद सेकेंडरी डिपॉजिट्स, तो ये तो हमारा पैसा होता है जो हम बैंकों में जमा करते हैं। आर दो डिपॉजिट विच अराइज ड्यू टू लोन गिवन बाय द बैंक टू द पीपल एंड इट्स इंडिकेट बोरोइंग्स ऑफ द डिपॉजिटर फ्रॉम द बैंक। मतलब क्या, इस बात का समझो, बैंक ने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया, वो आपको कैश नहीं देगी। पुराना ज़माना गया कि आपको एक बैग में कैश भर के दे देगी और फिर एक बाइक वाला आके छीन के भाग जाएगा। बैंक उस पैसे को कैश में ना दे के आपको उसी बैंक में एक अकाउंट खोल के देगी, और उस पैसे को कहाँ छोड़ देगी, कहाँ छोड़ देगी, आपके अकाउंट में, ठीक है। जो आप लोन लेते हो, उस लोन के पैसे को जब आप उल्टा बैंक में जमा करते हो तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी डिपॉजिट्स।
और ध्यान रखना सेकेंडरी डिपॉजिट्स प्राइमरी डिपॉजिट से हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। और ये मेरे भाई एक नंबर की डेफिनेशन मनी मल्टीप्लायर की, इज द प्रोसेस बाय विच द कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशियो एंड द इनिशियल डिपॉजिट्स। आपने शुरू में कितना पैसा जमा करा और उसमें से आप कितना रिजर्व बना रहे हो, उसके दम पे आप मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हो। और उसका फॉर्मूला है 1/LRR। ये यहाँ खत्म होता है आपका क्या, कॉमर्शियल बैंक। एंड जस्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो ब्रो, कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर के लिए टॉपिक। यहाँ से देंगे तो या तो इसे 3-4 नंबर का दे देंगे, ठीक है, 1 नंबर में भी दे सकते हैं, 3-4 नंबर में भी। अगर 1 नंबर में दे देंगे तो 3 नंबर में इसको पकड़ा देंगे। मतलब वो डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो किस तरीके से क्वेश्चन देना चाहता है। एंड थैंक यू सो मच।